प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ 7 उत्पादन के नियम। जैसे कि हमने पाठ 6 में ये हम कह सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने उत्पादन के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की विभिन्न धारणाएं क्या होती हैं और उत्पादन फलन क्या होता है, अल्पकाल में उत्पादन कैसे काम करता है और दीर्घकाल में उत्पादन कैसे काम करता है। इसी अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर हम उत्पादन के नियमों को कारक और पैमाने के प्रतिफल के नियमों के रूप में विभाजित करते हैं और इस वीडियो में हम उत्पादन के उन्हीं नियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कारक के प्रतिफल के नियम क्या होते हैं और पैमाने के प्रतिफल के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन के नियम की धारणा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा में भौतिक संबंध को दर्शाता है। हमने यह भी जाना कि अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाना है तो केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ा करके ही बढ़ाया जा सकता है या परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को कम करके ही उत्पादन को कम किया जा सकता है। मतलब यह है कि उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों ने अपने व्यवहारिक अध्ययन जो कंटिन्यू लगातार एक अध्ययन करते रहते हैं, उसे यह भी जाना कि अल्पकाल में जब भी हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी एक परिवर्तनशील कारक का प्रयोग बढ़ाते हैं तो उस समय अन्य कारकों की मात्रा स्थिर रहती है। तो ऐसी अवस्था में उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो एक नियम के अनुसार होती है। ऐसा नहीं होता कि एक उत्पादन कारक लगाया तो उत्पादन कम बढ़ा, दूसरा लगाया ज़्यादा बढ़ा, तीसरा लगाया कम बढ़ा, चौथा लगाया बढ़ा ही नहीं, पांचवा लगाया फिर बढ़ गया, छठा लगाया फिर नहीं बढ़ा। तो ऐसे नहीं होता। या तो वो कंटिन्यू बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, या वो स्थिर रहेगा और या फिर वो घटना शुरू होगा। तो इसलिए जो वृद्धि होती है कम ही होती है, लेकिन नियम के अनुसार ही होती है। बिना नियम के या बिना तरतीब से कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। इसी प्रकार जब अल्पकाल की बात करी, ठीक इसी प्रकार दीर्घकाल में भी जब सभी कारकों का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहेंगे और सिर्फ एक साधन परिवर्तनशील होगा। यानी कि हम एक ही साधन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी कारकों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उत्पादन में वृद्धि यहाँ भी नियम के अनुसार ही होती है, यानी कि यहाँ भी या तो एक नियम के अनुसार बढ़ेगा या एक नियम के अनुसार स्थिर रहेगा या एक नियम के अनुसार घटेगा। यह नहीं है कि कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया। तो इस तरह से चक्रीय रूप में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। उत्पादन में वृद्धि नियमों के अनुसार होती है और उन्हीं नियमों का अध्ययन हम करते हैं। उत्पादन में नियमानुसार वृद्धि की प्रवृत्ति को ही उत्पादन के नियम कहा जाता है। अल्पकाल से संबंधित जो उत्पादन के नियम है, जिन नियमों के अनुसार उत्पादन घटता या बढ़ता है, उसको कारक के प्रतिफल कहा जाता है। यानी कि यहाँ बाकी साधन स्थिर और एक साधन परिवर्तनशील होगा, जबकि दीर्घकाल में जो उत्पादन के नियम है उनको पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। यह सारे साधनों में परिवर्तन किया जाता है और सारे साधनों में ही परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पादन के नियमों का कि वो कौन कौन से नियम है जिनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि उत्पादन के नियम अल्पकाल से संबंधित होते हैं और दीर्घकाल से संबंधित होते हैं, जिसका अध्ययन विस्तार से पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अल्पकाल से संबंधित नियमों को कारक के प्रतिफल कहा जाता है और दीर्घकाल से संबंधित नियमों को पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। कारक के प्रतिफलों में एक साधन परिवर्तनशील और बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल के नियमों में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।
और जो कारक के प्रतिफल होते हैं उनको परिवर्तनशील कारक अनुपात भी कहा जाता है, और जो दीर्घकाल से संबंधित नियम होते हैं उनको स्थिर कारक अनुपात भी कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम कारक के प्रतिफल के नियमों का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कारक के प्रतिफल के नियम कौन कौन से होते हैं, वो क्यों लागू होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। तो कारक के प्रतिफल, कारक के प्रतिफल 3 है। सबसे पहला है कारक का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा है कारक के समान प्रतिफल, और तीसरा है कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल। इनकी परिभाषा, इनका विस्तार से अध्ययन हम आगे करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर एक वर्कशॉप है, और वर्कशॉप के अंदर एक व्यक्ति खिलौने बनाने का काम करता है, और खिलौने बनाने के लिए उसके पास जो भवन है, जो मशीनें हैं, जो औजार है, वो उसकी स्थिर पूंजी है, और वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधनों यानी कि श्रमिकों या कारीगरों को लगाता जाता है। कारीगरों को लगाने से या कारीगरों की मात्रा में वृद्धि करने से उसका उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि तेजी से बढ़ता है, फिर वो समान दर से बढ़ता है, फिर वो घटती दर से बढ़ता है। वो क्यों तेजी से बढ़ता है, क्यों समान दर से बढ़ता है, क्यों घटती दर से बढ़ता है, ये इस कहानी के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। इसलिए पहले ध्यान से इस कहानी को सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफलों के लागू होने का कारण क्या है, वो क्यों लागू होते हैं। कबीर अपने खिलौना घर वर्कशॉप के बाहर खड़ा था। अर्थशास्त्र की भाषा में वर्कशॉप का ये साइज, मशीनें और औजार उसके लिए निश्चित कारक, फिक्स्ड फैक्टर थे। ये जल्दी बदले नहीं जा सकते। अब उसे काम करने वाले हाथ, परिवर्तनशील कारक, वेरिएबल फैक्टर की जरूरत थी। खिलौने बनाने के लिए कबीर ने खुद काम करना शुरू किया। वो अकेला परिवर्तनशील कारक, एक कारीगर था। एक हफ्ते में उसने 5 खिलौने बनाए। इसे हम कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। कबीर ने प्रगति को काम पर रखा, कुल 2 कारीगर। उन्होंने तुरंत काम बांट लिया। कबीर ने डिजाइन किया, प्रगति ने पॉलिश। श्रम के विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर से तेजी आई। कुल उत्पादन 15 पर पहुंच गया। प्रगति के आने से उत्पादन में 10, 15-5 का इजाफा हुआ। इस इजाफे को सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। कबीर ने एक और कारीगर, कुल 3 रखा। विशेषज्ञता और बढ़ी और अब कुल उत्पादन 30 पर पहुंचा। इस तीसरे कारीगर ने 15, 30-15 का सीमांत उत्पादन जोड़ा। जब हर नया कारीगर पहले से ज्यादा सीमांत उत्पादन जोड़ता है, 5 से 10, फिर 10 से 15, तो इसे उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। कबीर ने एक चौथा कारीगर, कुल 4 रखा। वर्कशॉप अब इष्टतम, ऑप्टिमल उपयोग पर थी। इस हफ्ते कुल उत्पादन 45 पहुंचा। इस कारीगर ने भी ठीक 15, 45, 30 का सीमांत उत्पादन जोड़ा। जब हर नया परिवर्तनशील कारक उत्पादन में एक जैसा स्थिर कांस्टेंट इजाफा करता है, MP = 15, फिर से MP = 15, तो इसे उत्पादन के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स कहते हैं। ये वर्कशॉप की सबसे संतुलित स्थिति थी। कबीर ने विकास को काम पर रखा, कुल 5। वर्कशॉप में अब भीड़ होने लगी। एक औजार के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। निश्चित कारक, वर्कशॉप का साइज ने सीमा तय करनी शुरू कर दी। इस हफ्ते कुल उत्पादन केवल 55 पहुंचा। विकास ने सिर्फ 10, 55-45 का सीमांत उत्पादन जोड़ा। MP घट गया। उत्पादन अभी भी बढ़ रहा था। TP 45 से 55 हुआ, लेकिन घटती दर, डिक्रीजिंग रेट से। जब परिवर्तनशील कारक कारीगरों को निश्चित कारक वर्कशॉप पर लगातार बढ़ाया जाता है, तो एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन घटता जाता है। इसे उत्पादन के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स या परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। अब कहानी को देखने के बाद आपने जाना कि जब शुरू में हमारे पास औजार होते हैं और उसकी तुलना में उत्पादन के साधन या परिवर्तनशील साधन या कारीगर कम है, तो जब परिवर्तनशील साधन या कारीगर एक काम करता है तो बाकी के औजार बेकार में पड़े रहते हैं, उनका उसमें कोई प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम और कारीगरों को लगा लें और परिवर्तनशील साधनों को लगा लें, तो उन साधनों का प्रयोग होने लगता है और कोई भी उत्पादन का साधन खाली नहीं रहता, स्थिर साधन खाली नहीं रहता, जिससे उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है।
फिर जब एक अनुकूलतम प्रयोग उन साधनों को होने लग जाता है तो समान दर से उत्पादन बढ़ता है। और जब हमारे पास कारीगर ज़्यादा हो जाते हैं, परिवर्तनशील साधन ज़्यादा हो जाते हैं और इस तुलना में हमारे पास औजार कम रह जाते हैं, तो एक एक कारीगर को औजार के लिए इंतजार करना पड़ता है, जो समय की बर्बादी होती है और यह अतिरिक्त इकाई द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में कमी करता है, जिसे उत्पादन घटने लगता है। तो इस तरह से मोटा मोटा हमने इस कहानी से इसको समझा। अब विस्तार से हम पढ़ेंगे इन तीनों प्रतिफलों के नियमों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक के बढ़ते प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल के नियम की। कारक के बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी सारे साधन स्थिर होते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, अर्थात भौतिक उत्पादन लगाए गए उत्पादन के साधनों के अनुपात में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने की स्थिति में सीमांत उत्पादन बढ़ेगा। बेनहम ने कहा है, बेनहम के शब्दों में, जब कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है या जब स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तनशील कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, तब एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती चली जाती है। यानी कि अतिरिक्त लगाई गई इकाई द्वारा किया गया उत्पादन पहले वाली इकाई द्वारा किए गए उत्पादन से ज्यादा होता है। इसी को सीमांत उत्पादकता में वृद्धि कहा जाता है। अब कारक के बढ़ते प्रतिफल को हम एक तालिका के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि श्रम की इकाइयां हैं और ये पूंजी की इकाइयां हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पूंजी की इकाइयां हैं वो फिक्स्ड फैक्टर है, स्थिर साधन है जो नहीं बढ़ रही, लेकिन श्रम की इकाइयां बढ़ती जा रही है। अभी हम देखते हैं कि जब हम एक इकाई को लगाते हैं तो कुल उत्पादन 10 इकाई है, 2 को लगाते हैं तो कुल उत्पादन 25 इकाई हो जाता है बढ़ करके, 3 को लगाते हैं तो कुल उत्पादन 45 इकाई हो जाता है बढ़ करके, 4 इकाई लगाते हैं तो 70 हो जाता है और 5 इकाई लगाते हैं तो 100 हो जाता है। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने रेखा चित्र लिया है जिसमें ओ एक्स और ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर हमने वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्तनशील साधन को लिया है और वाई अक्ष पर हमने कुल और सीमांत उत्पादन को लिया है। अब जैसे कि यहां से हम देख रहे हैं कि जब एक श्रम की इकाई है तो कुल उत्पादन 10 इकाई होता है। जब उत्पादन श्रम की इकाइयां 2 हो जाती हैं तो कुल उत्पादन बढ़ करके 25 इकाई हो जाता है। इसी तरह जब श्रम की और अतिरिक्त इकाई लगाई जाती है, 3 श्रम की या परिवर्तनशील साधन की इकाइयां होने पर कुल उत्पादन बढ़ करके 45 इकाई हो जाता है। ठीक इसी तरह जब श्रमिकों की मात्रा में और वृद्धि करते हैं और 4 इकाई श्रमिकों की या परिवर्तनशील साधनों की हो जाती हैं तो कुल उत्पादन बढ़ करके 70 इकाई हो जाता है। और ठीक इसी तरह जब 5वीं इकाई लगाई जाती है तो कुल उत्पादन बढ़ करके 100 इकाई हो जाता है। और इन बिंदुओं को मिलाने से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है टोटल प्रोडक्शन, जो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इससे हमें कोई बात स्पष्ट नहीं होती, लेकिन बात कब स्पष्ट होगी, जब हम सीमांत उत्पादन को देखते हैं। अब सीमांत उत्पादन को हम जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि पहली इकाई द्वारा किया गया उत्पादन 10 इकाई है, 2 इकाइयों द्वारा किया गया कुल उत्पादन 25 इकाई है, लेकिन दूसरी इकाई के आने से कुल उत्पादन में 15 इकाइयों की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले वाली ने 10 इकाई का उत्पादन किया, दूसरे वाली ने अकेले उसके आने से 15 इकाई उत्पादन बढ़ गया है। ठीक इसी तरह से जब 3 इकाइयां लगाई जाती हैं तो मिलकर के 45 इकाई का उत्पादन करती है, लेकिन जब तीसरी इकाई आती है तो उस अकेली के आने से 20 इकाई का उत्पादन होता है, जबकि इससे पहले वाली के आने से 15 ही बढ़ा, उससे पहले वाली के आने से 10 ही हुआ, उसके बाद जब आती है चौथी इकाई तो उत्पादन 25 इकाई बढ़ जाता है और 5वीं इकाई आती है तो उस अकेली के आने से उत्पादन 30 इकाई बढ़ जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कारक के बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू हो रही है। अब हम सीमांत उत्पादन को भी देखेंगे डायग्राम की सहायता से। जब एक इकाई श्रमिक की लगाई जाती है, परिवर्तनशील साधन की एक इकाई लगाई जाती है तो उसके द्वारा किया जाने वाला सीमांत उत्पादन
10 है। दूसरी इकाई के द्वारा किया जाने वाला सीमांत उत्पादन 15 इकाई है। तीसरी अकेली इकाई के आने से जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो 20 इकाई है। चौथी इकाई जब लगाई जाती है तो उसके आने से अकेले उत्पादन में वृद्धि 25 इकाइयों की हुई है, और पांचवी इकाई के आने से उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अकेली के आने से 30 इकाई की हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आने वाली अतिरिक्त इकाई के आने से जो अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि हो रही है वो बढ़ती दर से हो रही है, और इससे जो हमारा वक्र बनेगा, एमपी वक्र जो बनेगा वो ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। वास्तव में एमपी वक्र टीपी वक्र का ही माप है। अगर एमपी वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है या एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। अब हम करेंगे कारक के प्रतिफल का दूसरा नियम, कारक के समान प्रतिफल या समान प्रतिफल का नियम। कारक के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन समान दर से बढ़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई लगाते हैं तो 10 इकाई उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी लगाएंगे तो भी 10 इकाई बढ़ेगा, तीसरी लगाएंगे तो भी 10 इकाई बढ़ेगा। यानी कि पहली इकाई का उत्पादन 10, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40। यानी कि जितना उत्पादन पहली इकाई द्वारा किया जाता है दूसरी द्वारा भी उतना ही किया जाएगा, तीसरी द्वारा भी उतना ही किया जाएगा, यानी कि उत्पादन समान दर से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ अर्थात भौतिक उत्पादन लगाए गए उत्पादन के साधनों में ही बढ़ता है। हम यह भी कह सकते हैं कि समान प्रतिफल के नियम के लागू होने की स्थिति में सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। हैंसल के शब्दों में साधन के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होते हैं जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। अब कारक के समान प्रतिफल के नियम को भी हम यहाँ एक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। ये हम देख रहे हैं कि पूंजी की इकाइयाँ यानी कि स्थिर साधन वही एक, श्रम की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन किस अनुपात में बढ़ रहा है अब हम इसको देखेंगे। पहली इकाई का कुल उत्पादन 10 इकाई, परिवर्तनशील साधन की 2 इकाइयों का उत्पादन 20 इकाई, लेकिन दूसरी द्वारा जो उत्पादन किया गया वो भी 10 है। 3 इकाइयों का कुल उत्पादन 30 इकाई, 2 इकाइयों का 20, यानी कि तीसरी द्वारा किया गया कुल उत्पादन भी 10 ही है। इस तरह से 4 इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन 40 इकाई, लेकिन चौथी इकाई द्वारा जो उत्पादन में योगदान दिया गया या चौथी इकाई का जो सीमांत उत्पादन है वो 10 ही है। पिछली इकाई का उत्पादन घटाने से पता लग जाता है। पांचवी इकाई द्वारा भी कुल उत्पादन में योगदान 10 इकाई का ही है। तो इस तरह से प्रत्येक इकाई द्वारा जो परिवर्तनशील इकाई द्वारा जो उत्पादन में योगदान दिया गया वो 10 इकाई का ही है, और कुल उत्पादन भी एक ही अनुपात में बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसलिए ये समान अनुपात में बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन स्थिर है, बराबर है। इसे भी हम एक तालिका के द्वारा हम देख चुके हैं। अब हम इसको वक्र के माध्यम से भी समझेंगे। वक्र में OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधन, OY अक्ष पर कुल और सीमांत उत्पादन। अब यहाँ हम परिवर्तनशील साधनों द्वारा किए गए कुल उत्पादन को पहले देखते हैं। एक इकाई द्वारा कुल उत्पादन 10, परिवर्तनशील साधन की 2 इकाइयों द्वारा किया गया कुल उत्पादन 20, परिवर्तनशील साधन की 3 इकाइयों द्वारा किया गया कुल उत्पादन 30, परिवर्तनशील साधन की 4 इकाइयों द्वारा किया गया कुल उत्पादन 40, और परिवर्तनशील साधन की 5 इकाइयों द्वारा किया गया कुल उत्पादन 50। सारे बिंदुओं को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है टोटल प्रोडक्शन कारक। कुल उत्पादन के बाद अब हम बात करेंगे सीमांत उत्पादन की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीमांत उत्पादन यहाँ पर समान है, यह स्थिर है। डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं कि परिवर्तनशील कारक की 1 इकाई लगाने से
सीमांत उत्पादन 10 इकाई हो रहा है। ठीक इसी तरह से परिवर्तनशील कारक की दूसरी इकाई लगाने से भी सीमांत उत्पादन 10 ही हुआ है। तीसरी इकाई जब परिवर्तनशील कारक की लगाई जाती है तो उसके द्वारा भी उत्पादन में 10 इकाई का ही योगदान दिया जाता है। चौथी इकाई जब परिवर्तनशील कारक या श्रम की लगाई जाती है तो उसके द्वारा भी कुल उत्पादन में 10 इकाई का ही योगदान दिया जा रहा है। इसी योगदान को हम सीमांत उत्पादन भी कहते हैं। इसी प्रकार जब पांचवी इकाई लगाई जाती है तो पांचवी इकाई द्वारा भी कुल उत्पादन में 10 इकाई का ही योगदान दिया जा रहा है, यानी कि पांचवी इकाई का सीमांत उत्पादन भी 10 इकाई ही है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सभी उत्पादन की परिवर्तनशील इकाइयों या कारकों द्वारा उत्पादन में दिया जाने वाला योगदान समान है। इसीलिए यहाँ जो सीमांत उत्पादन वक्र बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है, स्थिर है, समान है। इसके बाद हम कारक के प्रतिफल का तीसरा नियम करेंगे, कारक के घटते प्रतिफल या घटते प्रतिफल का नियम। यह नियम उस अवस्था में लागू होता है जब उत्पादन के स्थिर साधन का अधिकतम प्रयोग हो जाता है और उसके बाद अगर हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ा दें तो वो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन ज्यादा हो जाते हैं, स्थिर साधन पर भारी पड़ जाते हैं, जिसके कारण परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन या अतिरिक्त इकाई द्वारा किया जाने वाला उत्पादन घटने लगता है। तो यहां हम देखते हैं कि कारक के घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, अर्थात भौतिक उत्पादन या लगाए गए उत्पादन के साधनों के अनुपात में नहीं बढ़ता बल्कि उससे कम अनुपात में बढ़ता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने की स्थिति में सीमांत उत्पादन घटता है। जैसा हमने देखा कि बढ़ते प्रतिफल के नियम में सीमांत उत्पादन ऊपर की ओर बढ़ता है, समान प्रतिफल में सीमांत उत्पादन समान रहता है और एक्स अक्ष के समानांतर होता है, लेकिन घटते प्रतिफल के नियम में सीमांत उत्पादन नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन का मापक है। प्रोफेसर बैनहम के शब्दों में जैसे जैसे साधनों के संयोग में किसी एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक सीमा के पश्चात उस साधन का सीमांत उत्पादन कम होता जाता है। पिछले दो नियमों की तरह अब हम कारक के घटते प्रतिफल या घटते प्रतिफल के नियम को भी एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तालिका में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूंजी की इकाइयाँ जो उत्पादन का स्थिर साधन है वो दी हुई है, श्रम की इकाइयाँ जो उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है वो भी दिया हुआ है जो बढ़ रहा है, कुल उत्पादन भी दिया हुआ है जो परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयां लगाने के साथ बढ़ता चला जा रहा है। एक स्थिति में जाकर के, एक स्टेज पर जाकर के वो स्थिर हो जाता है और उसके बाद कुल उत्पादन घटने भी लगता है जब हम परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं। जब हम सीमांत उत्पादन को देखते हैं तो यहाँ सीमांत उत्पादन निरंतर कम हो रहा है जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से अब समझते हैं। यहाँ हम इसी तालिका को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील कारक और वाई अक्ष पर कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दर्शाया गया है। जब परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन 50 इकाई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी देख सकते हैं वही चीज है। जब परिवर्तनशील कारक की 2 इकाइयां लगाई जाती हैं तो कुल उत्पादन बढ़ करके 80
इकाई हो जाता है। परिवर्तनशील कारक की जब 3 इकाइयां लगाई जाती हैं तो कुल उत्पादन बढ़ करके 100 इकाई हो जाता है। जब परिवर्तनशील कारक की चौथी इकाई लगाई जाती है तो 4 इकाइयों द्वारा उत्पादन बढ़ करके 110 इकाई हो जाता है। जब परिवर्तनशील कारक की 5वीं इकाई लगाई जाती है तो 5 इकाइयों द्वारा किया जाने वाला कुल उत्पादन 110 ही रहता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। और जब 6ठी इकाई लगाई जाती है तो 6 इकाइयों द्वारा किया जाने वाला कुल उत्पादन घट जाता है और 100 इकाई हो जाता है। जैसे हमने कहानी में भी देखा कि जब उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं स्थिर साधनों की तुलना में, तो एक एक उत्पादन के साधन को कभी औजारों के लिए, कभी काम करने के लिए जगह के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और कई बार ज़्यादा लोगों द्वारा काम करने से नुकसान भी हो जाता है, जो कम उत्पादन का कारण बनता है। अब जब इन सारे बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन को भी इसी तरह समझेंगे। तो यह हम देखते हैं कि जब उत्पादन की पहली इकाई लगती है तो उसके द्वारा किया गया कुल उत्पादन 50 इकाई का है। जब दूसरी इकाई लगती है तो दूसरी इकाई के द्वारा किया गया उत्पादन, 2 इकाई के द्वारा किया गया उत्पादन तो बड़ा है, लेकिन अकेली दूसरी द्वारा किया गया उत्पादन घट करके 30 इकाई हो गया है। ठीक इसी तरह से जब तीसरी इकाई लगाई जाती है तो भी कुल उत्पादन तीसरी इकाई का घट करके 20 हो जाता है, जिसको सीमांत उत्पादन कहा जाता है। लेकिन कुल उत्पादन अब भी बढ़ रहा है। इसी तरह जब चौथी इकाई लगाई जाती है तो चौथी इकाई के लगाने से कुल उत्पादन तो 4 इकाइयों का बढ़ा है, लेकिन चौथी इकाई का जो अतिरिक्त इकाई के लगाने से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, जिसको सीमांत उत्पादन कहा जाता है, तो कम होकर के 10 इकाई हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पहली इकाई के उत्पादन में योगदान 50 इकाई, दूसरी इकाई का उत्पादन में योगदान 30 इकाई, तीसरी इकाई का उत्पादन में योगदान 20 इकाई और चौथी इकाई का अकेली का अपना योगदान 10 इकाई। 5वीं इकाई लगाने से कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और 5वीं इकाई का कुल उत्पादन में योगदान 0 है और 6ठी इकाई द्वारा किया जाने वाला उत्पादन माइनस में चला जाता है, यानी कि 6 इकाइयों का कुल उत्पादन घट जाता है। जब इन सभी बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो सीमांत उत्पादन होता है वो नीचे की ओर गिरता चला जाता है। और ये सीमांत उत्पादन 3 अवस्थाओं को दिखाता है, पहली धनात्मक, दूसरी शून्य और तीसरी ऋणात्मक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि घटते प्रतिफल की अवस्था में सीमांत उत्पादन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन शून्य उस जगह होगा जहां कुल उत्पादन अधिकतम होगा। 110 अधिकतम है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया, तो इसलिए जहां कुल उत्पादन अधिकतम है वहां सीमांत उत्पादन शून्य होगा और जहां कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है वहां पर कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है वहां पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा और जहां तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है वहां तक सीमांत उत्पादन धनात्मक तो होगा लेकिन घटती अवस्था में होगा। वास्तव में सीमांत उत्पादन प्रतिफल के नियमों को ही मापता है। कुल उत्पादन पर बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल या घटते प्रतिफल में से किसका नियम लागू हो रहा है यह हमें सीमांत उत्पादन ही बताता है। यदि सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है कि उत्पादन पर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। इसे हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे जैसे एमपी बढ़ रहा है तो इस अवस्था में जो टोटल प्रोडक्शन कर्व बनेगा, कुल उत्पादन वक्र बनेगा, वो बढ़ते हुआ होगा, यानी कि बढ़ती हुई दर से होगा। इसी प्रकार से अगर सीमांत उत्पादन घट रहा है तो इसका अर्थ है कि उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो इसका मतलब कुल उत्पादन वक्र का ढाल कम होगा। और यदि सीमांत उत्पादन समान है तो इसका अर्थ है कि उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है और इस अवस्था में सीमांत लागत वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो यहाँ हमें पता लगता है कि सीमांत उत्पादन वास्तव में उत्पादन के प्रतिफल के नियमों को ही मापता है।